टीवी और अखबार को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। अक्सर आपके मन में सवाल आता होगा कि विपक्ष कहां है जब सत्ता पक्ष दमनकारी नीतियां बना रहा हो, जनता के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा हो, तो विपक्ष क्या करता नजर आता है। विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव चलाने वाले झट से यह सवाल पूछते हैं विपक्ष कहां है, लेकिन यह सवाल नहीं सोचते कि विपक्ष जहां है या जिस भी तरह से है उसे दिखाने का काम कौन करता है, टीवी या मीडिया। अभी के दौर में सोशल मीडिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन फिलहाल हम सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो टीवी खरीद सकता है, जो मीडिया का अखबार खरीद सकता है, जो हर एक पत्रकार को खरीद सकता है, वो पेड सोशल मीडिया का चैनल नहीं खरीद सकता, वो पूरा एल्गोरिदम नहीं खरीद सकता। हम बात करेंगे आज अरावली के बहाने प्रदूषण के लिंक पर। दिल्ली राजधानी है जहां जहरीली हवा भयानक है, और उसके साथ जुड़ा एक नया प्रसंग अरावली के जंगलों के खनन के लिए काटे जाने का है। और इन सब के बहाने कोशिश करेंगे कि अपने लोकतंत्र के चौथे खंभे की हकीकत जरा देख लीजिए, जिनको आप पत्रकार मानते हैं। इनका एक हिस्सा, छोटा सा पहले नमूना देखिए, जो सबसे वरिष्ठ नमूना है। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। आपको छोटी सी क्लिप दिखाया, चूंकि टीवी चैनलों की एक क्लिप है, पता नहीं कब वो नाराज हो जाएं, लेकिन हमने पहली वाली क्लिप जब दिखाई, जब केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, वो वाक्य तब बोला जा रहा है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और प्रदूषण जब भयानक है, तो भारतीय जनता पार्टी तो हंगामा करती ही थी। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी की सरकार के समय रजत शर्मा नाम का यह पत्रकार, जो एबीवीपी का सदस्य रहा, अरुण जेटली का मित्र रहा, घोर भाजपाई और संघी है, लेकिन है वो पत्रकार। इसके जीवन में कोई रिपोर्ट आपने ऐसी नहीं देखी होगी कि दुनिया के देश के किसी कोने में गया हो, कोई जमीनी रिपोर्ट लाया हो। इसकी कोई ऐसी खोजी पत्रकारिता आपने नहीं देखी होगी जिसने देश के लोकतंत्र को कहीं मजबूत किया हो। इसकी अदालत के फैसले में कहीं भी ऐसे प्रसंग नहीं दिखेंगे अपने मन मिजाज का क्राउड बुलाकर ताली बजवाता रहा हो, लेकिन देश में बड़ा पत्रकार का नाम है। इस सज्जन ने जब केजरीवाल की सरकार थी तब अपनी रिपोर्ट में सारी खामियां दिल्ली की राज्य सरकार की गिना दी थी और कहा कि हर व्यक्ति की 10 साल उम्र कम हो गई है। उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? और केजरीवाल की सरकार अगर इस प्रदूषण को नहीं रोक पा रही है तो वो दोषी है कि नहीं है? हम उससे सवाल पूछे कि नहीं पूछे? उसने हमारे जीवन प्रत्याशा में 10 साल कम कर दिए, ऐसे करके पूरी व्याख्या की। और दूसरी क्लिप अब जरा देख लीजिए, जब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, बीजेपी दिल्ली में पहला इंजन, दूसरा इंजन, तीसरा इंजन, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमसीडी सब बीजेपी के हाथ में है, तब महाशय अरावली पर्वत को प्रदूषण का कारण बता रहा है ये दिल्ली का, कि दिल्ली कटोरे की तरह घुमी हुई है और अरावली से घिरी हुई है। यही पत्रकार नुमा शख्स दिल्ली प्रदूषण का कारण अब बीजेपी की सरकारों के बाद अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं को बता रहा है। अपनी वीडियो में यह बता रहा है यह शख्स कि पूरा दिल्ली 3 तरफ से अरावली से घिरी है, तो इधर से जब प्रदूषण की बात आती है तो वो निकल नहीं पाती। अनाप शनाप वर्णन करके वो कह रहा है कि अरावली को ऐसे ही ध्वस्त कर देना चाहिए, दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। अब इसकी दोनों क्लिप देखने के बाद फैसले का विवेक आपके पास हो तो निर्णय आप करें कि सरकार अगर बीजेपी की नहीं है तो सरकार दोषी है। प्रदूषण से लोगों की जान जा रही है, इसकी दोषी कौन? राज्य सरकार, जो आधी होती थी क्योंकि बाकी केंद्र का हिस्सा होता था। लेकिन जब तीनों इंजन बीजेपी के, तो कह रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण अरावली की वजह से है, क्योंकि इसी की आड़ में एक नया प्रसंग आ गया था अरावली का, जिसके बारे में मैं आखिर में थोड़ी सा जिक्र जरूर करूंगा।
लेकिन पत्रकारिता के नाम पर इस बेहयाई को, इस बेशर्मी और निर्लज्जता को आप क्या कहेंगे, जहां साफ दिख रहा हो कि आप पत्रकार नहीं हैं, एक पार्टी और एक संगठन के पैरोकार हो चुके हो, आप पत्तलकार हो चुके हो। और फिर आप पूछते हो कि विपक्ष कहां है, फिर आप पूछते हो कि विपक्ष लड़ क्यों नहीं रहा है, फिर आप पूछते हो कि विपक्ष नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि टेलीविजन चैनल वाले एक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पैसे से चल रहे हैं। तो जिनके पैसे से, जिनके मालिक आका वही लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा बीजेपी को देते हैं, बीजेपी के से फायदा लेते हैं, अवार्ड लेते हैं, पुरस्कार लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और उसके बाद जब सरकार उनकी बन जाती है तो कमियां आपको गिनाते हैं। ऐसे जाने कितने पत्रकारों का पूरा इतिहास आपके सामने है। जैसे पिछले दिनों मैंने कई वीडियोस पर बनाई थी कि जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, तो पत्रकार कह रही थी कि जब दो दोस्त मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है। 50 बार उस दोस्त ने भारत की विदेश नीति का मजाक उड़ाया और भारत के प्रधानमंत्री रूस की तरफ चले गए। फिर वही पत्रकार रूस पहुंच गई और वहां बिजली कड़का रही थी। ये है, कहां से निष्पक्ष है ये। अब आइए एक और नमूने के बारे में बात करते हैं, और ये भी नमूना देश का पत्रकार कहा जाता है। हमारे एक मित्र हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं, बहुजन समाज के हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बोलते हुए, जहां हम दोनों साथ में थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो सरकारी विश्वविद्यालय होते थे वहां लाइब्रेरी होती थी, और लाइब्रेरी बड़ी होती थी, किताबें होती थी। वहां कैंटीन छोटी भी रही तो चल गई, लाइब्रेरी बड़ी होती थी, और सरकारी पैसे से गरीबों के बच्चे, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों के बच्चे विश्वविद्यालय जाते थे तो किताबों के पास पहुंचते थे। अब नई शिक्षा नीति और नए प्रकार के प्रावधानों से कैसे बर्बादी हो रही है आगे मैं किसी दिन बताऊंगा, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में बड़ी सी कैंटीन, एयर कंडीशन कमरे, सब कुछ है, थिएटर है, लाइब्रेरी कहां है पता नहीं होती। वैसे ही उन्होंने कहा कि टेलीविजन चैनलों के या अखबारों के ऑफिसेज में आप कहीं भी कोई लाइब्रेरी देखे हो तो बताइएगा। 2-4 किताबें पढ़कर कोई अलग से पत्रकार अपनी लाइब्रेरी बना लिया हो, या कोई छोटी सी लाइब्रेरी का कुछ % पत्रकार उपयोग करते हो, लेकिन ये जो रोज मुर्गा लड़ाते हैं, नफरत के एजेंडे पर पूरी टेलीविजन दुनिया को आपको रोज परोसते हैं, हिंदू मुस्लिम एक पार्टी का प्रचार, ये वो, पढ़ते कम है और इनको लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है। दिल्ली प्रदूषण से बात आई है तो एक और पत्रकार की बात करते हैं। 2014 के पहले वही पत्रकार कई तरह के कठिन सवाल सरकारों से पूछता था, तब वो टाइम्स नाउ चैनल में हुआ करता था। फिर उसने रिपब्लिक भारत नाम का अपना चैनल बनाया, पता नहीं कहां से किसका पैसा लगा, ये आप सोचिए, करोड़ों करोड़ रुपए का वारा न्यारा होता है। इस बार पता नहीं क्या ऐसा मामला है कि इतने दिन से किसी चैनल पर प्रदूषण की बहस नहीं हो रही थी। हो रही होगी तो प्रदूषण की AQI का टेम्परेचर नापने वाली रेखा गुप्ता से कोई सवाल नहीं होता होगा। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं होता होगा। इन सब के दोषी दिल्ली वाले या और लोग होते होंगे। कल तक ये पराली की बात करते थे, इधर उधर बात करते थे। दिल्ली के आसपास के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उनसे सवाल नहीं होता। लेकिन ये जो रिपब्लिक भारत वाला पत्रकार नुमा शख्स है, इसने एक वाक्य बोल दिया कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं सरकार से 15 करोड़ रुपया सैलरी लेने वाला पत्रकार नहीं पूछेगा कि ये जो जहर की हवा दिल्ली में है इसका दोषी कौन है और कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई है, जरा इसका जवाब देश की जनता को दें। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. अब इस क्लिप को देखने के बाद पूरे देश में चर्चा हो रही है कि ये 15 करोड़ रुपया सैलरी पर भारत सरकार से, यानी डीडी न्यूज चैनल में, तो दूरदर्शन के चैनल में कौन सा पत्रकार है। तब लोगों को कयास लगाया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या नहीं, आप विश्लेषण करके बताइए। लेकिन एक पत्रकार कह रहा है कि एक पत्रकार को करोड़ों रुपए की सैलरी मिल रही है। वो पत्रकार इसलिए नहीं सवाल पूछेगा क्योंकि वो पत्रकार इतना गड़बड़ है कि उसकी पुरानी क्लिप मिले तो देखिएगा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार बन गई थी,
तो इसने दिल्ली की जनता का अपमान करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को राष्ट्र से, धर्म से, इनसे उनसे कोई मतलब नहीं है, फ्री में अगर कुछ मिल जाए तो ये किसी को भी जिता देंगे। दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन वोट डालने बाहर नहीं निकलते। यानी दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी फ्री में बाकी राज्यों में जाने क्या क्या धोखा देती रही, इसने एक शो ऐसा नहीं बनाया। ये वही पत्रकार है जो 2000 रुपए की नोट में चिप देख रहा था, क्लिप वायरल है ना। ये वही टेलीविजन चैनल हैं जो इस्लामाबाद, कराची सब तो कब्जा कर चुके थे। ये वही टेलीविजन चैनल हैं जिन पर रोज सुबह ज्योतिष का पाखंड फैलाया जाता है। ये वही टेलीविजन चैनल हैं जिन पे किसानों के, नौजवानों के, शिक्षा के, रोजगार के, बुनियादी महंगाई के सवाल, इस पर बहस कभी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि सबको बीजेपी और आरएसएस ने इनडायरेक्टली खरीद लिया है। लेकिन शर्मनाक और बहुत खतरनाक बात यह हुई कि दिल्ली के प्रदूषण का कारण बताते हुए यही डीडी न्यूज का पत्रकार एक क्लिप में कह रहा है कि यहां लोकतंत्र है भारत में, और लोकतंत्र होने के नाते फैसला लेने में सरकार को दिक्कत होती है। चीन की तरह अगर यहां तानाशाही हो गई होती तो न संसद चलती, न विपक्ष होता, न कोई सवाल करता, न कोई बिल पास करानी होती, तब कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसका मतलब दिल्ली में प्रदूषण क्यों है? क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है, इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं। और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो। छोटे से हिस्सा सुना रहा हूं इस चैनलों के, आप जानते हैं क्यों? इसका मतलब जो टेलीविजन, जो अखबार आपके लिए बताए गए थे कि लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, उनका सबसे बड़ा एंकर कह रहा है कि देश में लोकतंत्र की वजह से बर्बादी हो रही है। कल तक यही सब संविधान की कमियां गिना रहे थे और बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे थे। अब ये लोकतंत्र की कमियां गिना रहे। प्रदूषण नहीं जा रहा है क्योंकि लोकतंत्र है। कल को कह दोगे बेरोजगारी इसलिए, महंगाई इसलिए, सब कुछ इसलिए है, सारी समस्या क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि भारत में संविधान है। इसका मतलब सब बदल दो। ये आपके देश की टेलीविजन चैनल की मीडिया कर रही है। अब आखिरी उदाहरण एक और दूंगा कि एक अखबार है जिसका नाम है दैनिक जागरण, और अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 17 में थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2016 के आसपास एक झूठ फैलाया कि 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए। और उसके बाद कई पत्रिकाओं ने, जिसमें से बसावन इंडिया एक पत्रिका है, उसने बाकायदे आंकड़े निकाल करके दिखाए कि पूरे अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में कुल एसडीएम नहीं हुए, उसने 2-3 साल में करवा दिए थे बीजेपी ने, झूठ बोलकर, फेक न्यूज फैलाकर। और उसमें सारे न्यूज चैनल ये शामिल थे, अखबार शामिल थे। बीच में एक बार क्या हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के कहा कि 86 में 56, उन्होंने हालांकि कहा था 46 में 56 एसडीएम यादव। ये वाली क्लिप देखिए। और 46 में से 56। और उसके बाद वहीं अखिलेश यादव तब विधानसभा में हुआ करते, तो उन्होंने कहा कि आप 8 साल 7 साल से सरकार में हैं, आप प्रमाण दे दीजिए कि कहां है वो 56 यादव एसडीएम। नहीं दिया। और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, हाँ विशेषाधिकार तो बनेगा, सरकार जारी करे उस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है, कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है। तो ये पूरा प्रकरण है। और पिछले दिनों, अभी चंद रोज पहले, दैनिक जागरण ने अपने ई पोर्टल पर, अपने अखबार में, सब जगह वही खबर चलाई कि जब सपा की सरकार होती थी तो 86 में 56 एसडीएम यादव होते थे।
समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके लीगल सेल ने, चाहे के पाल हैं, सिकंदर यादव, अर्पित वर्मा जैसे एक नए वकील ने, सबने मिलकर के जब लीगल नोटिस डाल दिया कि देखो ओरिजिनल आंकड़ा ये है और तुम दिखाओ कि तुम्हारे पास सबूत कहां है कि तुमने ये CRC में 56 SDM यादव दिखाए, दैनिक जागरण ने सब जगह से अपनी खबर को हटा लिया। ये लोकतंत्र का चौथा खंभा है। इसी दैनिक जागरण के कार्यक्रम में एक बार पूछ दिया था कि आपकी सरकार थी अखिलेश जी तो सब यादव होते थे, तो उन्होंने चढ़कर कहा था कि आपके अखबार में कितने यादव हैं, भूल गए सब। जब जनता के सामने झूठ और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा मशीनरी बन जाएगी टीवी, मीडिया और अखबार, तो लोकतंत्र कहां बचेगा और कौन बचाएगा और कौन कहेगा कि विपक्ष कहां है? न विपक्ष के नेताओं का बयान दिखाया जाएगा, न विपक्ष के नेताओं का संघर्ष दिखाया जाएगा। विपक्ष नेता अगर सड़क पर आंदोलन कर रहे होंगे इस समय भी, तो उनके ऊपर इतने मुकदमे ये बीजेपी की सरकारें करवाती हैं, इतने फर्जी मुकदमे, जेल डालना। जब उनका आंदोलन नहीं दिखाओगे तो उनके ऊपर दमन जो हो रहा है वो नहीं दिखाओगे। जब कुछ दिखाओगे नहीं तो कॉन्फिडेंस टूटेगा विपक्ष का और सत्ता के पक्ष की चापलूसी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी और अखबार आज की तारीख में लोकतंत्र के हत्यारे बन गए। लेकिन आखिरी में एक बात याद रखिएगा कि जब संविधान के सामने माथा झुकाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वही वक्त था जब उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। जिस समय उन्होंने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, उसी समय उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपके इंश्योरेंस सेक्टर में खोल दिया था और स्वदेशी अपनाओ, ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल का नारा लगाने के समय देश की बीजेपी की सरकार ने परमाणु रिएक्टर तक में भी निजी लोगों को निवेश करने के रास्ते खोले थे। जिस समय उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगवाने का बीजेपी और प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, लाखों लाख पेड़ अडानी के नाम, पिता के नाम कटवाने का पॉलिसी बना रहे थे। और अरावली के लिए अब सफाई दे रहे हैं कि 100 मीटर ऊंचाई नहीं चौड़ाई और ये सब भी नापेंगे और इससे अरावली बच जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि जब ये कटना शुरू होगी तो कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, उस समय बीजेपी वाले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आएंगे। जंगल काट के, लाखों पेड़ काट के, पूरे देश में काट करके आदिवासियों को बर्बाद किया जा रहा है, पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है और एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है। यह है लोकतंत्र। तो जो मीडिया को यह दिखाना चाहिए वो मीडिया कभी ये नहीं दिखाएगा। इसी देश में बेरोजगारों के आंदोलन हो रहे हैं, इसी देश में किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, इसी देश में महंगाई से और तमाम तरह की प्रताड़ना से लाखों लाख लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और ये टेलीविजन चैनल भगवान है कि नहीं है इस पर प्रायोजित डिबेट करवा रहे हैं ताकि असली मुद्दे से लोग भटके रहें। इसीलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र के हत्यारे टीवी और अखबार को देखना और खरीदना बंद कर दीजिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। वरना लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हम जैसे लोगों को रोज व्हाट्सएप करते हैं कि साहब हमारा मुद्दा उठा दो, आपकी सोशल मीडिया पर रीच है। हमने कहा कि कहां कौन सुनने वाला है साहब, जिसको आपका मुद्दा उठाना था वो किसी और के गुलाम बन चुके हैं। ताकत आप बनाइए, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करिए और देखिए कि आपके लिए कौन लड़ रहा है, उसके साथ खड़े होइए। वरना लोकतंत्र बचेगा नहीं, क्योंकि आलोचना लोकतंत्र में जरूरी है। वरना लोकचंद्र बचेगा नहीं, आलोचना ये सब याद। मोदी जी, आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो जरूरी लग रही हो तो इसे लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।